दगड़ियों, अभी जो उत्तराखंड में आंदोलन चल रहे हैं या उत्तराखंड के लिए आंदोलन चल रहे हैं, वो सीधे सीधे दो धुरियों पर हैं। एक दिल्ली आधारित आंदोलन है और दूसरा देहरादून आधारित आंदोलन है। देहरादून आधारित आंदोलनों में बेरोजगार संघ के रूप में जो आंदोलन चल रहा है, उसको हम रोजगार की मांग का आंदोलन तो नहीं कह सकते। हाँ, सरकारी नौकरियों के रूप में जो रोजगार सरकार के पास है, उन रोजगारों में जो लूट मचती है, रिश्वत की लूट, बेचे जाने की लूट कि हम आपको नौकरी दिलवा देंगे और इतना रुपया आपका लगेगा, इसके खिलाफ एक आंदोलन बेरोजगार संघ कर रहा है। मैंने पहले कहा ना कि बेरोजगार संघ का आंदोलन रोजगार का आंदोलन नहीं है, रोजगार में लूट के खिलाफ आंदोलन है। दो जो अन्य आंदोलन है और बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन, वे मूल निवास को लेकर हैं और भू कानून को लेकर है। तो ये जो आंदोलन है, वो आंदोलन हमको अलग रूपों में ही सही, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में भी दिखाई देते हैं, जो औपनिवेशिक मिजाज वाली भू कानून, जंगल के कानून आदि आदि कानूनों के खिलाफ उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं, आगे को बढ़ते हैं और फिर स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा हो जाते हैं। और यही मांगे, यही आंदोलन हम राज्य बनने से पहले वन आंदोलनों में भी देखते हैं। जो 70 से 80 के बीच में वन आंदोलन चले हैं पहाड़ में, वो कहीं ना कहीं भू कानून और मूल निवास पर केंद्रित आंदोलन ही थे कि साहब आप यहाँ का जो मूल निवासी है उसके अधिकारों को नहीं छीन सकते हैं, और जमीन पर आप जंगल की बात कह के जमीन से हमको बेदखल नहीं कर सकते हैं। आंदोलन घुमा फिरा के वही था और उस आंदोलन को भी कुचल दिया गया। चिपको शब्द बीच में आया तो पूरा का पूरा वन आंदोलन चिपको हो गया और आंदोलन की मीमांसा, आंदोलन की मुख्य मांग किनारे हो गई। उस पर लंबी बहस बाद में हो सकती है, कई बार मैंने की भी है। इधर राज्य बनने के 20 साल बाद जब लोगों को लगा कि हम तो ठगे गए, तो फिर स्वतंत्रता संग्राम की जो मांग थी वो नए सिरे, और जो नशा नहीं रोजगार जो आंदोलन के रूप में थी या फिर वन आंदोलन के रूप में थी और राज्य आंदोलन के रूप में थी, वो नए सिरे से मुखरित हुई। और ये जो आंदोलन की मांग मुखरित हुई, ये बेरोजगार संघ का जो आंदोलन था वो भी देहरादून केंद्रित था, राजधानी केंद्रित था। वहीं बैठकर वो पूरे पहाड़ में अपनी बात को पहुंचा रहे थे। तो मूल निवास भू कानून का जो बहुत जरूरी आंदोलन है, वह भी देहरादून पर ही केंद्रित है और वहीं से अपनी बात को आगे तक ले जा रहे हैं। क्योंकि सरकारी नौकरियों में लूट को लेकर जो आंदोलन है, वह सीधे सीधे बेरोजगारों के साथ जुड़ा हुआ है और हर बेरोजगार को लगता है कि मैं नौकरी पा सकता था, लेकिन इस लूट की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए यह आंदोलन घर घर तक पहुंच जाता है। लेकिन मूल निवास और भू कानून का जो आंदोलन है, उसको मीडिया भी बहुत तवज्जो नहीं देता। क्योंकि मीडिया के बारे में हम साफ साफ बता दें कि जिस मीडिया पर करोड़ों करोड़ रुपया सिर्फ मैनेज करने के लिए खर्च किया जाता हो, वो उन मुद्दों को उठाएगी जो मुद्दे सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछते हैं, कश्यप कश्यप ही लगता है। मूल निवास, भू कानून के मुद्दे को लेकर जो अति विचारवान वर्ग है, वो दिखने को तो लगता है कि जनता के बीच में है, लेखन के क्षेत्र में है, आंदोलन के क्षेत्र में है, लेकिन वो असल में होता कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में ही है। वो इन आंदोलनों को बहुत हल्का फुल्का साबित करने का प्रयास भी करता है। कहते हैं भू कानून है तो सही, हाँ, हर प्रांत का अपना भू कानून है, लेकिन उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था जिसमें भू कानून के खिलाफ आवाज थी, वो उसी भू कानून के खिलाफ तो थी जो औपनिवेशिक मिजाज की सत्ता
उत्तराखंड में थोप गई थी। और वही भू कानून तो आज तक दौड़ता हुआ आगे को आ रहा है। और उस भू कानून में बदलाव की बात अगर भू कानून के नाम से हो रही है तो उसमें गलत क्या है? इस बात का उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन ये जो आंदोलन है भू कानून और मूल निवास, ये ऐसे आंदोलन है जो कहीं ना कहीं आपको धारा 370 की ओर ले जाते हैं। या अभी आप देख रहे होंगे सोनम वांगचुक जो मांग उठा रहे हैं लद्दाख में, वो क्या उठा रहे हैं? वो भी तो इन्हीं तमाम मांगों को उठा रहे हैं जो भू कानून और मूल निवास की ओर आपको ले जाते हैं। 6वीं अनुसूची। उत्तराखंड में एक आंदोलन और चल रहा है जो अभी तक दिल्ली आधारित आंदोलन है। राजधानी आधारित है लेकिन दिल्ली वाली राजधानी केंद्रित आंदोलन है। वो एकता मंच के नौजवान साथी हैं जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को 5वीं अनुसूची के साथ जोड़ने की बात करते हैं। उनका मानना है कि अगर उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र 5वीं अनुसूची के साथ जुड़ जाएगा तो प्रदेश की नौकरियों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की नौकरियों में भी इनको आरक्षण मिलेगा। अभी आपको बता दिया जाए, याद मैं यहां फिर से याद दिला दूं, 1970 से पहले तक उत्तराखंड का जो ये पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय भूभाग है, ये शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट उससे आच्छादित था। हमारी जो वन पंचायत व्यवस्था लागू हुई है उत्तराखंड के अंदर, उसकी जो पहली नियमावली बनी थी वो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1868 से शक्ति लेकर ही बनी थी। और भी तमाम सुविधाएं हमको थी, जैसे इंजीनियरिंग में हमको अधिक दाखिले मिलते थे, उत्तर प्रदेश में रहते हुए आरक्षण था। सेना में हमारी लंबाई में छूट हुआ करती थी। बहुत कुछ और भी उस अनुसूची के तहत शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट से आच्छादित थे हम, तो हमें बहुत कुछ और भी मिलता था। 1970 में आकर अचानक हमको बताया गया कि साहब अब आपको हमने शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट से बाहर कर दिया है। और कुछ इस प्रकार से बताया गया जैसे हमें कोई बहुत बड़ा लाभ दे दिया गया। हमको शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट की शक्तियों, ताकतों, लाभों से बाहर किया गया तो एक बड़ा वर्ग गुस्से में भी आया। फिर वो गुस्सा 70 से 80 के बीच जो वन आंदोलन चला उस रूप में मुखरित होता है। मैंने कहा था ना कि चिपको शब्द ने हमको वन आंदोलन हरा दिया, और जब वन आंदोलन हारे तो हमारे पास एक ही रास्ता था, वो था कि हम अपने लिए राज्य की लड़ाई लड़े। और हमें उम्मीद थी जब हमारा अपना राज्य बन जाएगा तो जो वन कानून है वो कम होंगे। हमें उम्मीद थी कि जब हमारा राज्य बन जाएगा तो जो भू कानून की बात है, हमारे हिसाब का भू कानून जो धारा 370 में दिखाई देता है या 6वीं अनुसूची में दिखाई देता है, और कुछ लोग उसको 5वीं अनुसूची में भी खोज रहे हैं, वो हमको मिल जाएगा। जब हमारा राज्य होगा तो मूल निवास जो हम 1950-51 के आधार पर मांगते हैं वो हमको मिल जाएगा, ये उम्मीद हमको थी। लेकिन राज्य बनने के भी 20 साल बाद तक जब ये नहीं मिला तो ये आवाज उतनी ही उठनी थी, और 4-1 साल से ये आवाज उठी हुई है। दगड़ियों, अभी उत्तराखंड में मूल रूप से 4 आंदोलन चल रहे हैं। एक आंदोलन सरकारी नौकरियों में जो लूट मची है उसके खिलाफ बेरोजगार संघ आंदोलन कर रहा है। दूसरा आंदोलन मूल निवास को लेकर है, और सीधा सीधा कहना है कि साहब 1952 को आप एक क्राइटेरिया बनाइए और हमको उस आधार पर मूल निवासी घोषित कीजिए। वैसे यहां एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर उत्तराखंड का मूल निवासी है कौन? निश्चित रूप से हम सब भारतवासी हैं, लेकिन उत्तराखंड और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र का मूल निवासी है कौन? जो लोग SC ST एक्ट से आच्छादित है वो कह सकते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं,
और जो नहीं है वो नहीं कह सकते कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। ऐसी स्थिति में अपनी पहचान के लिए ऐसी मांग उठाना कि आखिर यहां मूल निवासी है कौन, शायद एक बहुत जरूरी मांग थी जिसको उठाया गया है एक आंदोलन के रूप में। भूमि का जो कानून है, भू कानून जिसको कहा जाता है, वह कानून सीधे सीधे औपनिवेशिक मिजाज की जो व्यवस्था है, जिसने हमको नाली मुट्ठी माणे में कसकर बांध दिया है, उसके खिलाफ एक आंदोलन। आज की तारीख में अगर आप पूरी जमीन का गणित लगाएंगे, सांख्यिकी के आधार पर जमीन को नापेंगे तोलेंगे, तो दिखाई देगा कि जो यहां लोग रहते हैं, जो अपने आप को मूल निवासी की मांग के साथ भी जोड़ रहे हैं, उनके हिस्से में कुल जमीन कितनी है, तो वो कुल जमीन का 4 या 5% मुश्किल ही सामने आएगा। तो शेष जमीन जिसको आप 94-95% कह सकते हैं, वो कहां है, वो किसके स्वामित्व में है, उसका मालिक कौन है। किसी ना किसी रूप में वो जमीन सरकार की है, और सरकार के रूप में भी सबसे बड़ा हिस्सा वन विभाग के पास कर दिया गया है, बहुत चालाकी के साथ कानून बनाकर। और उसी कानून को हटाने की मांग स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे पूर्वजों ने उठाई थी। वही मांग फिर उठती है 70 और 80 के बीच में वन आंदोलन के रूप में। वही मांग फिर उठती है नशा नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए के रूप में। और वही मांग उठती है राज्य निर्माण के रूप में। और वही मांग अब उठी हुई है भू कानून के रूप में। और सरकारें पूछती हैं आपको कौन सा भू कानून चाहिए, तो जनता यही कहती है कि सबसे पहले आप जमीन बांटिए, कुल भूमि का कम से कम मरे दर्जे 40% तो जनता के हिस्से में होनी ही चाहिए। ये भू कानून यहां के नौजवान मांगने लगे। यदि 40% भूमि जनता के स्वामित्व में होगी, जनता के कब्जे में होगी, तो निश्चित रूप से पलायन नहीं होगा। भाई अब गांव के अंदर आपके नाम पर 2 नाली, 2.5 नाली, 3 नाली जमीन बची है, वो भी वो वाली जमीन जो बुरी तरह से भू कटावों से, भू फिसलावों से, भू संखलनों से ग्रसित है। वो जमीन जिसमें पुरानी जो पेयजल के स्रोत थे, उन स्रोतों को चीड़ के खेतों ने खत्म कर दिया है। तो वो उस गांवों से पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। यदि उनके पास पर्याप्त जमीन होती, 100 नाली, 150 नाली, आज के हिसाब से 300 नाली, 400 नाली, तो क्यों करके कोई पहाड़ छोड़कर राजापुर मंडी में पल्लेदारी का काम करता, क्यों करके हम पूरे देश के होटलों में भनमजुए के रूप में स्थापित होते। अब हमारे पास कमाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो पलायन हमारे रास्ता है। और इस स्थिति को भू कानून मांग रहे नौजवानों ने समझा। इधर जो तीसरी एक और नया आंदोलन इस बीच में विकसित हुआ है, वो कहीं ना कहीं उस स्थिति से विकसित हुआ जो 1970 तक हमारे पास शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट के रूप में उपस्थित था, मौजूद था। तो उसी धारा में चलते हुए दिल्ली के कुछ नौजवान एकता मंच के रूप में 5वीं अनुसूची की मांग भी करते हैं। अब जरा इन मांगों को अगर हम जोड़ते हैं, तो रोजगार में लूट के खिलाफ जो आंदोलन है, वो राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन नहीं है, और इसीलिए मोदी मीडिया इसको सबसे अधिक तवज्जो देता है। लेकिन ये 3 मांगे, 5वीं अनुसूची, भू कानून, मूल निवास, ये 3 मांगे हैं जो पहाड़ की अस्मिता के साथ जुड़ी हुई, पहाड़ के वजूद के साथ जुड़ी हुई है। मैं ये उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं जो छोटी उत्तर प्रदेश के रूप में हमको मिला है, मैं पहाड़ की बात कर रहा हूं। और ये तीनों जो आंदोलन है, मूल निवास का आंदोलन, भू कानून का आंदोलन और 5वीं अनुसूची का आंदोलन, ये पर्वतीय क्षेत्र को ही अपनी जमीन मानते हैं। और ये मांगे कि पर्वतीय क्षेत्र में भू कानून लागू करो, पर्वतीय क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू करो, पर्वतीय क्षेत्र में मूल निवास दो।
मेरे को लगता है कि ये जो 3 नए आंदोलन सामने आए हैं, ये फिर से उस पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को ही मजबूत करते हैं, जिस पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को बहुत चालाकी के साथ उत्तरांचल राज्य के रूप में परिवर्तित करके एक छोटी उत्तर प्रदेश बना दी गई। अभी जो राज्य यहां हमको मिला है, उसका निर्माण उत्तरांचल राज्य के रूप में हुआ था और वो एक छोटी उत्तर प्रदेश की शक्ल में है। यह अलग बात है कि उत्तराखंड क्रांति दल, जो पृथक पर्वतीय राज्य का पैरोकार था, वो उत्तरांचल राज्य की लड़ाई के सामने मजबूती से खड़ा नहीं हो सका और पृथक पर्वतीय राज्य के आंदोलन को उत्तरांचल राज्य की मांग ने हाईजैक कर लिया। यही एक बड़ी वजह थी कि धीरे धीरे समाज ने उत्तराखंड क्रांति दल को हाशिए में धकेल दिया। उत्तराखंड क्रांति दल को हाशिए में धकेला जाना या फिर भारतीय जनता पार्टी को पहली चुनी हुई सरकार न सौंपना, पर यह आज मेरी बहस का मुद्दा तो नहीं है। आज जो मेरी बहस का मुद्दा है, जो मैं बातचीत करने आप लोगों के बीच में आया हूं, वो इतना सा है कि अभी 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हमारे चल रहे हैं: भू कानून, मूल निवास और 5वीं अनुसूची। और ये तीनों के 3 आंदोलन भले ही आज नए कलेवर में है, नए स्वरों में है, लेकिन सच ये है कि ये मांगे स्वतंत्रता संग्राम में औपनिवेशिक मिजाज की सत्ता के खिलाफ जब हम लामबंद हुए थे, तब से उठी हुई हैं और हमें लगातार छला जाता रहा, ठगा जाता रहा, हमारी मांग को दबाया जाता रहा, कुचला जाता रहा, भटकाया जाता रहा। और आज भी हम उसी मांग के साथ खड़े हैं जो 1868 के बाद शुरू होती है। 1947 के बाद थोड़ी सी रोशनी हमको मिलती कि शायद हमको मिल जाएगा, लेकिन मिलना तो दूर, जो हमारे पास शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट की शक्ति थी वो भी हमसे छीन ली जाती है। फिर हम सोचते हैं पृथक पर्वतीय राज्य बन जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पृथक पर्वतीय राज्य हमको मिला ही नहीं, हमको एक छोटी उत्तर प्रदेश दे दी गई। इसलिए वो मांग आज तक व्यस्त है। धन्यवाद उन नौजवानों को जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में उठी मांग को राज्य बनने के 20, 22, 24 साल बाद ही सही, लेकिन पुनर्जीवित किया है। उम्मीद है कि जनता जो भाजपा कांग्रेस के चंगुल में बुरी तरीके से फंस चुकी है, उस चंगुल को तोड़ेगी, बाहर निकलेगी और एक सुंदर पृथक पर्वतीय राज्य बनाने के लिए इन मांगों के साथ जुड़ेगी। फिर मिलता हूं, फिर